वर्ष तक आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया और कुछ कारणों से आपको नौकरी से निकाल दिया गया। आपने प्रोफेसर की डायरी और जातिगत जनगणना के विषय पर दो पुस्तकें आपने लिखी हुई है। मैं निवेदन करूंगा हमारे वीर सिंह मुचंडी जी, विश्राम गावड़े जी, बद्रीनाथ गावड़े जी, आप सभी कृपया मंच से साथ इधर आ जाएं। और मैं और बता दूं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव वो शख्स हैं जो देश भर में भ्रमण कर लोगों में जन मुद्दों पर प्रखरता से बोलते हैं और संवैधानिक जागरूकता ला करके लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और समानता का प्रमुख आवाज है लक्ष्मण यादव जी, और उनको सुनना हम सब लोगों के लिए बड़े ही गर्व का विषय होगा। मैं निवेदन करूंगा उपस्थित जन समुदाय से कि एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। जिनको हम YouTube चैनल के माध्यम से देखते हैं वो शख्स आज हमारे सामने मौजूद है। मैं बड़े सम्मान के साथ इस मंच में उनका हार्दिक स्वागत और सेवा जोहार करते हुए अपने उद्बोधन रखने के लिए यह मंच और माइक सौंपता हूँ। बुढ़ाल पेन्ना, बुढ़ाल पेन्ना, सेवा सेवा। आप सभी को कांकेर, छत्तीसगढ़ के और आसपास के इलाके से आए हुए सभी सम्मानित लोगों को, सर्व आदिवासी समाज को, मूल निवासी समाज को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, उल गुलाम जिंदाबाद और सेवा जोहार है। सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड इंडिजिनियस डे का हमारी तरफ से आप सबको बहुत बधाई कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन आज का है। और दुनिया भर में जो मूल निवासी है, जो इंडिजिनियस है, जिसने इस दुनिया को रहने लायक बनाया है, जो हाथ से श्रम करके, मेहनत करके इस दुनिया में अब तक संघर्ष करके जीने लायक माहौल बनाया है, उन सब का दिन है। इसलिए हम पूरी दुनिया के उस मेहनतकश लोगों को यहां से सेवा जोहार कहना चाहते हैं और उल गुलाम जिंदाबाद कहना चाहते हैं। और ये आज का दिन ये बताता है कि ये दुनिया बहुत विपरीत थी। मैं जब एक कार्यक्रम से आपके बीच में आ रहा था तो रास्ते में फोन आया कि बारिश आ गई है, आप लोग जल्दी आ जाइए। मैं रास्ते में यही सोच रहा था कि जिन मूल निवासी सर्व आदिवासी लोगों के पुरखे इससे भी ज्यादा विपरीत मौसम में, कुदरत से विपरीत मौसम में लड़ते हुए हमारे लिए इतना सुकून की दुनिया छोड़ गए, तो उनके लोग इस बारिश से घबराने वाले नहीं हैं और वो सारे यहाँ रहेंगे और जब तक अपना पूरा कार्यक्रम का मकसद पूरा ना हो। और यहाँ हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ इकट्ठा होकर के ये बता रहे हैं कि चाहे मौसम की विपरीत मार हो, चाहे जालिम सरकारों की विपरीत नीतियां हो, उन सब से डरने और घबराने वाले ये मूल निवासी सर्व आदिवासी लोग नहीं हैं। इस बात के लिए भी हम आपको बधाई देना चाहते हैं। और बधाई इस बात के लिए भी कि अब तक हमने ये देखा कि जब आज के विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है तो लोगों को लगता है कि डीजे बजा करके नाचने गाने का उत्सव है, और ये है भी। जहां हम रायपुर से लेकर यहां तक आए और अब तक जितनी बार देश भर में घूमे हैं, पिछली बार 9 अगस्त को हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर इलाके में दामोह में ऐसे ही बड़ी रैली में थे। उसके पहले हम यहाँ पर धमतरी और तुमली वहां गए, फिर नागपुर और गढ़चिरौली तक गए। इस पूरी बेल्ट में हमने देखा है आज भी धरती पर जहां हरियाली है, जल जंगल जमीन है, जहां सबसे ज्यादा खनिज है, वो सबको बचाए हुए सबसे ज्यादा आदिवासी है। और उन आदिवासियों के संघर्ष को हम सलाम करते हैं कि पूरे देश में आदिवासी उसको बचाए हुए। तो आप सबको इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं और सर्व आदिवासी समाज जिला कांकेर के पूरी आयोजन समिति को बधाई देता हूं कि आज के कार्यक्रम को उन्होंने केवल नाच गाना और उत्सव का कार्यक्रम नहीं बनाया। आज के कार्यक्रम को उन्होंने वैचारिक गोष्ठी बनाया है, ताकि यहाँ पर जब आप इतने दूर दूर से आए हैं
तो सोचने और समझने आए हैं कि आज हमारे लोगों के ऊपर कौन कौन से नए खतरे आ गए हैं, कौन से नए हमले बढ़ गए हैं, क्या हमसे छीना जा रहा है, और जिसका वादा किया गया था क्या वो हमको मिल रहा है कि नहीं। इसके लिए भी ये वैचारिक गोष्ठी जरूरी है ताकि हम लोग यहाँ से एक दिशा लेकर जाएं और अपने आने वाले खतरों से हम लड़ना सीख जाएं। इसलिए भी ये वैचारिक गोष्ठी की जरूरत है। क्योंकि एक बात शुरू में ही बता दूं, जितने लोग डीजे बजाकर नाच गाने के लिए इकट्ठा होते हैं देश भर में, अगर उतने आधे लोग भी जब संघर्ष और आंदोलन की जरूरत पड़ती है उसके आधे लोग भी आ जाएं तो आपका मांग पत्र इतना बड़ा नहीं होता, इसकी सारी मांगे पूरी हो गई होती। इस बात को भी यहां मैं आपसे कहने आया हूं। और आज आपका मांग पत्र 4 पन्नों का है। और हमसे पहले जिलाध्यक्ष महोदय जो बोल रहे थे, मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मैं जब यहां खड़ा हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर उलगुलान की बुलंद आवाज बिरसा मुंडा की कुर्बानी का कर्जा भी हमारे ऊपर है कि वो कुर्बान हुए थे, तब हमको ये मौका मिला है कि हम आज आपके सामने बोल पाए। हम जब यहाँ पर खड़े हैं तो हम तिलका मांझी, सिद्धू कानू और तमाम उन लोगों के संघर्षों के बाद खड़े हैं, शहीद वीर नारायण सिंह की कुर्बानी के बाद खड़े हैं कि उन्होंने जो कुर्बानी दी उससे जो भारत बना है उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे पुरखों का कर्जा हमारे ऊपर। वो उलगुलान का जो संघर्ष था क्या वो पूरा हो गया? जरा जोर से बताना कि बिरसा मुंडा का संघर्ष पूरा हो गया क्या? नहीं। क्या जयपाल सिंह मुंडा ने जो सपना संविधान सभा में देखा था वो मिल गया अधिकार क्या? नहीं। क्या सिद्धू कानू और तिलका मांझी ने जो कुर्बानी दी वो सारा हक हमारे लोगों को मिल गया है क्या? नहीं। क्या वीर नारायण सिंह ने जिस सपने को देखते हुए कुर्बानी दे दी, या यहाँ से लेकर के जबलपुर मध्य प्रदेश में चाहे राजा रघुनाथ शाह हो चाहे शंकर शाह हो, तोप के गोले से लगा कर उड़ा दिया, जो सपना देखा था हमारे पुरखों ने वो पूरा हुआ है क्या? तो जब पूरा नहीं हुआ तो बताओ उनकी कुर्बानियों का भी कर्जा हमारे ऊपर है कि नहीं, कि जिसके लिए वो कुर्बान हुए वो हमें लड़ाई आगे बढ़ानी। बताओ हम लड़ाई आगे बढ़ाएंगे तभी तो उनके सच्चे वारिस कहे जाएंगे। भाई आप क्या संकल्प लेने आए हैं क्या कि अपने पुरखों की लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं? क्या हमारी लड़ाई लड़ने बिरसा मुंडा वापस आएंगे? क्या तिलका मांझी, सिद्धू कानू आएंगे? वो तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़कर चले गए और आपको ये अधिकार दे गए जिसको अगर हम बचा भी न पाए तो बताओ उनके वारिस कहे जाएंगे क्या? आपके सामने अब ऐसी सरकारें हैं, ये चूंकि वैचारिक मंच है इसलिए राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां से नियम कानून बनता है, जिन लोगों को आपके वोट से ताकत मिलती है, जब वो बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं तो वो आपके लिए काम करते हैं कि नहीं? और अगर आपके खिलाफ काम करते हो तो बताओ सवाल पूछने का हक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है कि नहीं देता है? भाई बताइए, हमारे वोट से ही उनको ताकत मिली है कि नहीं? अरे भाई जो रायपुर में कुर्सी पर बैठे हैं वो हमारे वोट से बैठे हैं कि नहीं? और जो दिल्ली में बैठे हैं वो किसकी ताकत से बैठे हैं? आप एक बार सोचो कि आपका मन करे कि 500, 1000 की नोट आप बंद कर दो, आपकी जेब में नोट होगी तब भी आप नोट बंद कर सकते हो क्या? नोट बंद करने का फैसला कौन लेता है? जो बड़ी कुर्सी पर बैठा होता है। और बड़ी कुर्सी पर कोई कैसे बैठा है? आपके वोट से। तो बताओ नोट में ताकत है कि आपके वोट में ताकत है? अरे भाई समझ गए कि नहीं कि नोट में ताकत है कि आपके वोट में ताकत है? तो बताओ जरा एक सवाल कांकेर के लोगों, एक जरा हम भी लिटमस टेस्ट करते हैं, आपको भरोसा है क्या कि आपका वोट सही जगह जा रहा है? नहीं। अरे भाई आपका वोट सही से गिना जा रहा है, आपको भरोसा है? नहीं। मशीन पे भरोसा है? नहीं। समझदार को इशारा काफी है, इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं। बताओ बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान ने ये जो वोट डालने का अधिकार दिया, आज आपको पता ही नहीं कि आपका वोट का अधिकार सुरक्षित है कि नहीं। बताओ नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं ये पूछें कि जो हमारे वोट को भी लूट ले उससे सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसलिए हम ये बात आपसे पूछने आए हैं, आपने जिसको ताकत दिया वो लोग अगर बड़ी कुर्सियों पर बैठे तो बिरसा मुंडा की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? जरा बताना।
अरे भाई, बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माला वो भी पहनाते हैं कि नहीं पहनाते हैं? उनके जयंती के दिन जोर जोर से सेवा जोहार का नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं। फ्रेंड्स कह के रील बनाते हैं कि नहीं बनाते? अरे भाई नौजवानों, समझ गए कि नहीं समझ गए? जिनको बिरसा मुंडा की मूर्ति से दिक्कत नहीं है, उनको बिरसा मुंडा के संघर्ष और विचार से दिक्कत हो जाए तो बताओ, आपको सवाल पूछने की जरूरत बन पड़ती है कि नहीं बनती है? उसी बिरसा मुंडा की मूर्ति के नीचे खड़े होकर जिस दिन ये सर्व आदिवासी समाज ये पूछने लगे, उलगुलान पूरा हो गया क्या? छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की आबादी कितनी? जरा जोर से बताना। अभी तो गिनती ही ढंग से नहीं हो रही है, और जो गिना जा रहा है उसका भी पता नहीं कि सबको गिन रहे कि नहीं। गलत तो नहीं कर रहा? अरे भाई, गिनती सबकी हो रही है सही से क्या? आपकी गिनती अगर सही से हो जाए तो हमको तो बताने वाले कह रहे थे कि 30 से 32% तक आबादी यहाँ पर केवल आदिवासी की है। गलत तो नहीं कह रहा? 32% आबादी है। और अगर पूरे मूल निवासी समाज को जोड़ लें तो छत्तीसगढ़ में कितनी आबादी? 90% हो गई। कुछ लोग अभी पीछे से कह रहे हैं कि 90 क्या 95% तक हम हैं। अब जरा मेरे सवाल का जवाब देना, क्या छत्तीसगढ़ की जमीन के 90% मालिक आप हो? अरे भाई जोर से बोलो, आप 90% जमीन के मालिक हो? आप 90% ये जो खनन हो रहा है इसका ठेका पट्टा आपके पास है क्या? अरे ये जो ट्रक चल रहा है माल ढोने के लिए, इसमें 90% आपका ट्रक है क्या? अभी हमारे पहले कार्यक्रम में हमारे अश्विनी जी एक सवाल पूछ रहे थे, यहाँ कितने लोग आए जिसके पास 50 एकड़ जमीन है? जरा हाथ उठाओ, किसी के पास है क्या? 50 एकड़ जमीन है? 25 एकड़ है? अरे कुछ लोग होंगे जिनके पास 2, 4, 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन होगी। बाकी लोग क्या कम जमीन पे गुजारा कर रहे हैं कि नहीं? तो ये जो अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा बिरसा मुंडा ने लगाया था, वो नारा आज भी अधूरा है कि नहीं? मैं आपसे सवाल पूछने आया। ये जब अबुआ दिशुम और अबुआ राज होना चाहिए तो आपका देश है और राज आपका है कि नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। राज का मतलब क्या होता? बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माला और बिरसा मुंडा के विचारों पर ताला। क्या ये इस खतरे को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी का नाम लेने की जरूरत है क्या? जो मूर्ति पर माला पहनाए और बिरसा मुंडा के विचारों पर जो बात करे उसके पर ताला लगाए, तो बताओ वो आपके पुरखों के संघर्षों का विरोधी है कि नहीं? तो सबसे समझदार नागरिक वही होता है जो अपना मित्र और शत्रु को पहचानता है। गांव में जाओ तो आपको भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिसको अपने और पराये की पहचान न हो वो आदमी धोखा खाता है। गलत तो नहीं कह रहा? अरे भाई, धोखा खाने वाला अच्छा माना जाता है क्या? और 70